गुरुग्राम में दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनने जा रही है और वन एवं पर्यावरण जो विभाग है वो उसको लीड कर रहा है। हमारे साथ वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राव साहब, जिस तरह से पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी सफारी, जंगल सफारी यहाँ गुरुग्राम के अंदर बनने जा रही है, कब तक बनकर के तैयार होगी और क्या योजना है कि कब तक पूरी होगी? नहीं, मैं इसकी अभी टाइम लिमिट तो नहीं कर सकता कि फला साल में तैयार हो जाएगी। पिछले सालों में जब मनोहर लाल जी की सरकार थी तो इसको टूरिज्म डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया इस फाइल को। अब वापस फाइल वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मिली, क्योंकि इसमें कोई भी जू देश में लगे या कोई भी सफारी बने तो उसकी सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी लेनी जरूरी होती है, और वो सिर्फ दो ही चीज आदमियों को देते हैं, मतलब दो एजेंसियों को देते हैं, फॉरेस्ट या एनवायरनमेंट को, वाइल्ड लाइफ को। तो वो अब नोटिफिकेशन हुआ, उसकी फाइल आई है, उसमें डीपीआर तैयार होगी और मुझे उम्मीद है इस साल के अंत तक हम प्रधानमंत्री जी को बुला कर मैं इसका इनॉग्रेशन करवाना चाहता हूँ, और उम्मीद है कि काम जल्दी होगा। दुनिया में एक बेहतरीन चीज़ बन रही है, हिंदुस्तान में इसका नाम होगा कि अकेले हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी सफारी बनने जा रही है। और हमारे गुड़गांवा जिले का नाम होगा कि गुड़गांवा दिल्ली के बहुत नज़दीक है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन था कि एनसीआर में एक सफारी डेवलप होनी चाहिए, तो वो अरावली पर्वतवाड़ा में हम कर रहे हैं, लोकेशन होगी है। दुनिया में आज के दिन बताते हैं सबसे बड़ी सफारी शारजाह में है, जो तकरीबन 1000 हेक्टेयर 2500 एकड़ में है। और ये जो सफारी बनने जा रही 4000 हेक्टेयर और 10,000 एकड़ ज़मीन मानो आप उसको, तो दुनिया की सबसे बड़ी सफारी है। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन इसकी कनेक्टिविटी दिल्ली एयरपोर्ट से मैं कह सकता हूं कि मैक्सिमम 30 मिनट में नॉन स्टॉप आप वहां पहुंच सकते हो। कुछ समय पहले आपने दुबई का खुद दौरा किया था, तो कहीं ना कहीं वहीं से ही ये कंसेप्ट ध्यान में आया और उसके बाद शुरू हुआ? नहीं, ये तो मैंने तो शुरू पिछले, जब मैं टर्म में 2014 से 19 मिनिस्टर था फॉरेस्ट का, तब ये माननीय हर्षवर्धन जी इन्वायरमेंट फॉरेस्ट मिनिस्टर थे। एक दिन मैं और मनोहर लाल जी मीटिंग करने गए उनसे किसी और विषय पर, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी प्रधानमंत्री जी से मिलकर आया हूं और प्रधानमंत्री जी का विजन है कि एनसीआर में एक सफारी डेवलप की जाए। तो मैंने कहा जी मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर हूँ, मैं हरियाणा में डेवलप करता हूँ। तो तब हमने वो फाइल चलाई थी। अब उस पर दोबारा मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे दोबारा से फॉरेस्ट महकमा मिला है, तो इस पर इनिशिएटिव लेते हुए हमने इसकी शुरुआत की। और मुझे लगता है कि 2025 में हम इसकी अच्छी तरीके से शुरुआत कर देंगे। उसी विषय पे हमारी एक शारजाह उसमें सऊदी अरब में रियाद में एक कॉन्फ्रेंस थी, तकरीबन 156 देश आए थे, उसमें हरियाणा ने भी पार्टिसिपेट किया देश में, और देश के वन मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी उसमें हम साथ गए। तो वहाँ उन्होंने भूपेंद्र जी ने कहा उस कॉन्फ्रेंस के बाद कि आप सफारी देख के आओ, शारजाह की नज़दीक पड़ता था, जाने का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि होका हो, तो हम डिपार्टमेंट के आदमी थे, मैं था, तो हम वो शारजाह में सफारी देख के आए, तो वो अच्छा लगा। लेकिन अभी फरवरी महीने में मैं एक अंबानी की है वन तारा गुजरात जामनगर में, और एक नागपुर के आसपास भी एक सफारी अच्छी बताते हैं, वो एक सफारी और 3 सफारी का हम देख के उसका मॉडल तैयार करेंगे और दुनिया की बेहतरीन सफारी बनाने की कोशिश करेंगे। आप पर्यावरण मंत्री भी हैं और लगातार जिस तरह से क्लीन जो प्रोजेक्ट जो है अभी आपने उसको कैबिनेट में भी मंजूरी दी है, किस तरह से काम करेगा और वर्ल्ड बैंक का इसके अंदर क्या सहयोग रहने वाला है? ये अभी हमने कैबिनेट में मंजूर किया, वर्ल्ड बैंक में 3647 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट मंजूर हुआ, जो तकरीबन 6 साल में पूरा होगा। कि एनसीआर क्षेत्र में हरियाणा भी आता, कई जिले उसका आते हैं, कि इसको इन्वायरमेंट को कैसे ठीक किया जाए। तो हमने अलग अलग हिस्सों में उसको बांटा है कि भाई ई व्हीकल चले, इंडस्ट्री पे जो पराली वगैरह का धुआं निकलता है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, जो घरों से धुआं निकलता है इसको कैसे किया जाए, तो कई उसमें बांटा है। तो इसमें हमारा तकरीबन हरियाणा गवर्नमेंट जो पैसा लगाएगा वो 1058 करोड़ रुपए और 2516 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें देगा। टोटल ये जो प्रोजेक्ट है ये 3647 करोड़ रुपए का है, और इसमें 20% हम इंडस्ट्री पे खर्च करेंगे, 20% हम गाड़ियों पे खर्च करेंगे, और अर्बन उस पे खर्च करेंगे 35%, और एग्रीकल्चर हाउस होल्ड पे जो एग्रीकल्चर का पोल्यूशन होता है घरों से निकलता है इस पे तकरीबन 16%। अलग अलग हिस्सों में इसको हमने बांटा है,
और उम्मीद है कि इससे बहुत फर्क पड़ेगा आने वाले समय में, क्योंकि कहीं एक ना बहुत कहीं- बड़ा मुद्दा है ये देश में कि हमारे शरीर के अंदर 3 चीजें जाती हैं, हवा, पानी और खाना, और तीनों ही देश में तकरीबन एनसीआर में प्रदूषित हैं। दूषित हो चुका। तो हम पहले वायुमंडल ठीक हो हमारा, मैं कोशिश कर रहे हैं। मैं लोगों से अपील भी बहुत करता हूं हर जगह, चुनाव के समय, वोट मांगते समय भी अपील किया करता कि पोल्यूशन ज़्यादा है, अकेले सरकार सारी कोशिश नहीं कर पाएगी, लोगों का सहयोग भी चाहिए। मैं पॉलीथीन बैन करने की बहुत कोशिश करता हूं कि पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें। सरकारी तौर पर हरियाणा में पॉलीथीन बनना और बिकना बहुत सालों से बैन है, लेकिन फिर भी प्रचलन में है। सबसे काला धुआं इसका निकलता जो वायुमंडल को प्रदूषित करता है, और इसको यदि अब कहीं कूड़े में डाल दोगे, कहीं भी धरती के किसी कोने में इकट्ठा होगा, तो इसको गलने में 400 साल लगते हैं। 400 साल का मतलब 16 पीढ़ियां आपकी गुजर जाएगी। और सीवर चौक सबसे ज्यादा शहरों में होते हैं, ये पॉलीथीन ही कारण है कि पॉलीथीन में कोई कटी हुई चीज डाल के उसको गांठ मार के डाल देते हैं, और वो कहीं भी सीवर में चला जाए तो सीवर जाम की, सीवर चौक की भी स्थिति इस पॉलीथीन की वजह से होती है। तो बदलाव कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता समाज जागरूक होगा तो मैं मानता हूं हमारे एनसीआर में पोल्यूशन की मात्रा कम हो जाएगी। तो क्या इसके लिए देश भर में भी कोई मुहिम ऐसी चलाएंगे, जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग ही बंद हो गई पॉलीथीन की, तो ऐसे देश भर में भी कोई अपील करेंगे या देश भर में मैं माननीय पर्यावरण मंत्री जी से मुलाकात करूंगा। मुझे देश का आकलन नहीं है कि बंद है कि नहीं, लेकिन फौरी तौर पर अभी मैं 2-3 इंडस्ट्रियल टाउनशिप में होकर आया हूँ, वहाँ भी मैं सारे इंडस्ट्रियलिस्टों से होकर आया। परसों में बहादुरगढ़ था, तो वहाँ सबसे बड़ी देश की फुटवियर फैक्ट्रियाँ हैं, और मैंने कहा सब जो जूते हम पैक करते हैं वो तकरीबन एक पॉलीथीन के बैग में करते हैं, लाखों जूते बनते हैं। तो मैंने कहा भाई तुम इसको बंद करो, आप लोग किसी कागज़ में पैक करो इसको, और करो जो गड़ जाए। तो उन्होंने भी कहा कि ठीक हम ये कोशिश करते। ऐसी कल मैं पानीपत मीटिंग लेकर वहाँ भी मैं क्या कहा पॉलीथीन का इस्तेमाल बैन करो। और कुदरत की बात यह है कि जब मेरे को गुलाब का वो दे रहे थे ना, गुलाब का फूल, उस पर भी एक पॉलीथीन चिपकी हुई थी, आग लगा के देते। मैंने कहा ये खुला दे देते आप, तो मतलब हर जगह हम थोड़ा थोड़ा भी सोचेंगे ना, हर गृहिणी और हर आदमी, और ये हम जो सामान लेके आते हैं बाजार से, हर दुकान पे, छोटी दुकान से लेकर बड़ी दुकान तक पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने डिपार्टमेंट में कहा भी आप भी हाथ जोड़िए, कहिए, नहीं मानते हो तो चालान किए। लेकिन यदि हम ही लेना ही बंद कर देंगे हाथ में पॉलीथीन, तो दुकानदार भी देना बंद कर देंगे। थोड़ा 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 करके सब 2-2 कदम चलेंगे तो पर्यावरण ठीक हो सकता है। बसें भी चलाने का कोई प्रावधान? हाँ जी, इसी बजट में हमने ये किया कि 500 बस खरीदेंगे, उसमें 4 जिलों में इलेक्ट्रिक बसें आएंगी, फरीदाबाद, गुड़गांव, झज्जर, सोनीपत। कि दिल्ली के ये नज़दीक है, तो यहाँ हम इलेक्ट्रिक बस चलाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक जो कृत्रिम बारिश की भी आप सोच रहे थे पीछे, क्योंकि प्रदूषण ही खराब होता है जी, तो मैंने जब चार्ज लिया तो मैंने कहा कि इस टाइम बहुत प्रदूषण है, नया नया महकमा मिला, इसकी ऐसे कोशिश होनी चाहिए कि मैं दुबई कई बार गया हूँ, तो वहाँ आता है कि जब मैं गया, जब तो नहीं, लेकिन उसका आगे पीछे कई बार बारिश होती है। और दुबई में बारिश, मैंने कहा दुबई में कभी होती नहीं, तो उन्होंने कहा ये कृत्रिम बारिश करवाते हैं, बादल जब होते हैं तो उसमें इंजेक्ट करते हैं ये। तो मैंने कहा कौन करता है, तो उन्होंने किसी ने बताया कि एक बेंगलोर में एजेंसी है वो करती है। तो मैंने कहा उनसे संपर्क करो, तो उनसे संपर्क किया गया। तो उन्होंने कहा जब आपके थोड़े बहुत भी बादल बनेंगे तो हम उसमें इंजेक्ट कर देंगे और बारिश हो जाएगी। लेकिन हमारी बदकिस्मती कि उन दोनों में बादल ही नहीं हो पाए, इसलिए वो हम बारिश, कृत्रिम बारिश नहीं कर पाए। पर मेरी ये कोशिश है कि अगली बार कभी भी बादल आएंगे तो मैं एक कृत्रिम बारिश करवाने की कोशिश जरूर करूंगा। मेरा आखिरी सवाल दिल्ली को लेकर के है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि जहर मिला करके हरियाणा पानी यमुना में छोड़ रहा है, कैसे देखते हैं आप उनके इसमें? देखो, चुनाव का समय है, केजरीवाल जी की आदत है। मैं ये तो नहीं कहता कि 100% हरियाणा साफ पानी छोड़ता होगा, थोड़ा बहुत तो मिलावट चली जाती होगी, लेकिन सारी दिल्ली वो पानी पी रही है, साफ करते हैं हम। यमुना प्योर साफ नहीं जाती साहब, यमुना में थोड़ा थोड़ा गंद आता है, मैं पर्यावरण मंत्री के तौर पर। लेकिन ये कहना है कि हम जहर भेज रहे हैं, अरे दिल्ली में कोई केजरीवाल के आदमी थोड़ा रहते, हमारे भी सगे संबंधी, हमारे भी रिश्तेदार है, हमारी बहन भी दिल्ली में भी आई, कोई हमेशा पानी भेजेंगे क्या उनको? देश का प्रधानमंत्री वहाँ आते हैं, देश की कैबिनेट, सारे बड़े बड़े सेक्रेटरीज रहते हैं, वो भी तो वही पानी पीते हैं। आज से पहले उन्होंने ये नहीं कहा कि हम जहर भेज रहे हैं। आज चुनाव का समय, वोट पड़ जाएगी 5 तारीख के बाद, ये भूल जाएंगे। नहीं, ये कहना, हाँ हम 2 कदम हम भी चले, 4 कदम तुम्हें चलने की जरूरत है, तुम भी चलो,
ऐसा नहीं है कि चुनाव के समय में वोट मांगने के चक्कर में आप आरोप प्रत्यारोप करो, ऐसा मेरी मंशा नहीं है। हाँ, जहाँ हमारी गलती हम उसको सुधारने करेंगे, हमारी जीवन से खिलवाड़ है, स्वास्थ्य हमारा ठीक होना चाहिए, उसमें चाहे केजरीवाल जी, चाहे किसी और की सरकार हो, चाहे हमारी सरकार हो, दिल्ली की सरकार, सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ ये मुद्दा छोटा नहीं है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इस पे गहनता से विचार करके यदि हम इस पानी को स्वच्छ कर सकते हैं तो हमें पूरा प्रयत्न करना चाहिए। धन्यवाद। तो हमारे साथ वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह थे, जिन्होंने हर एक मुद्दे के ऊपर बेबाकी से अपनी बात रखी है। वहीं कहा है केजरीवाल को भी कि सलाह दी है कि राजनीति से ऊपर उठ करके यमुना को साफ करने की बात करनी चाहिए। हल्का फुल्का हो सकता है कि पानी खराब हो, लेकिन जहरीला पानी हरियाणा दिल्ली को क्यों भेजेगा, इस पर सवाल उठाए हैं। अंकित उदानी, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।